आइए शुरू करते हैं। विषय है मनोविज्ञान। विषय का नाम क्या है? मनोविज्ञान। इसे अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। हिंदी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। मन के बारे में, आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में, व्यवहार के बारे में, अनुभूति के बारे में अध्ययन करने वाले विषय को मनोविज्ञान कहते हैं। 11 में पढ़ना था, चूंकि आप लोग 12 का है छात्र, तो अगर आपसे पूछे कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान मानव के मन, चेतना, व्यवहार, अनुभव, अनुभूति, आत्मा का अध्ययन करने वाला क्या है? विषय है। और मनोविज्ञान के जनक या पिता की बात करें तो विल्हम, और कुछ लोग इसको विलियम भी लिखते हैं, उंट। मनोविज्ञान के जनक या मनोविज्ञान के पिता कौन? तो विल्हम या विलियम उंट को माना जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की परिभाषा देते हैं। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है, मनोविज्ञान अनुभूति का विज्ञान है, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। मतलब हमने सबको जोड़ दिया। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान वह विषय है जिसमें मन, चेतना, व्यवहार, अनुभव, अनुभूति और आत्मा का अध्ययन किया जाता है। और मनोविज्ञान के पिता कौन है? तो विल्हम उंट या विलियम उंट को मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। क्योंकि 12वीं के मनोविज्ञान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो 12वीं के मनोविज्ञान में पहला जो चैप्टर नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। इसके अलावा इसमें पढ़ना क्या है? बुद्धि तथा उसके प्रकार एवं सिद्धांत। बुद्धि एवं उसके प्रकार तथा सिद्धांत के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है? जानना है। हमने पहले मनोविज्ञान का डेफिनेशन दिया, परिभाषा दिया। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान मन, चेतन, व्यवहार, अनुभव, अनुभूति और आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है। मनोविज्ञान के पिता कौन है? विलियम उंट या विल्हम उंट को मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। और आपको बता दे चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना है? तो चैप्टर नंबर 1 में मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, बुद्धि तथा उसके प्रकार और सिद्धांत के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि। अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलिजेंस, नहीं, बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। बुद्धि का अर्थ एवं बुद्धि की परिभाषा के बारे में जानेंगे। इस धरती का जो सबसे श्रेष्ठ जीव है, इस पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ जीव कौन है? मानव। गलत कि सही? इस पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ जीव कौन है? मानव। क्यों भाई?
तो क्योंकि मानव के पास बुद्धि है, मानव के पास भाषा है, मानव के पास सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता है। बहुत सारे जीव हैं, क्या उन जीवों के पास सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता है? नहीं है। लेकिन उन सभी जीवधारियों में अगर सबसे कोई श्रेष्ठ है तो कौन है? इंसान है, मानव है। क्योंकि मानव के पास क्या है? बुद्धि है, दिमाग है, सोचने समझने तर्क करने की क्या है? क्षमता है, सामर्थ्य है। गलत कि सही? अब सवाल है, सर पशु भी तो सोचता है, तो आप में से किसी के दरवाजे पर भैंस या गाय हो, है क्या किसी के पास? है। एक ही नाद में उसको भी खिलाओ, उसके बच्चा को भी खिलाओ। एक रोटी लेके जाओ, वो गाय करेगी, एक सिंग से मारेगी, बचवा को भगा देगी, अपनी रोटी आवाज खा जाएगी। नहीं, तुम्हारी माँ कल भी नहीं खाई, फास्टिंग थी, अभी नहीं खाई होगी, तो एक बार खा के आए हो, दोबारा चल जाओ घर, अपने खिलाने से पहले तुमको खिला देगी। नहीं, दो बिठाई बच्चा हो तो अपना हिस्सा खा ले, तुम गए माँ खा रही, तू खाएगा? पूरा ना ये तोड़ के जरूरत दे देगी अपना हिस्सा में से। ऐसा पशु करेगा? नहीं करेगा, पूरा खा जाते हैं। तो सभी जीवधारियों में श्रेष्ठ कौन है? मानव है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मानव के पास बुद्धि है, मानव के पास विवेक है, सोचने समझने तर्क करने की क्षमता है। तो मन में होगा बुद्धि का अर्थ क्या होगा? तो बुद्धि का साधारण अर्थ होता है विचार। बुद्धि का साधारण अर्थ क्या होता है? विचार से लगाया जाता है, साधारण बोलचाल की भाषा में। साधारण बोलचाल की भाषा में बुद्धि का मतलब क्या होता है? लेकिन प्राचीन काल में बुद्धि का मतलब तत्परता, तत्कालिकता और समायोजन से लगाया जाता है। प्राचीन काल में, पहले के समय में बुद्धि का मतलब था तत्परता, तत्परता कौमा तत्कालिकता। एवं समायोजन। प्राचीन काल में बुद्धि का मतलब किससे लिया जाता था? तत्परता। अब कहोगे सर तत्परता है क्या? तो किसी काम को सीखने के लिए आप कितना इच्छुक हैं। जैसे अभी एक लड़की ने कॉल की, आपके सामने बात किया हूं कि सर होम साइंस का बैच कितने बजे से था। हम टेलीग्राम पर लिख दिए, कल भी क्लास में बोले भी थे और बोर्ड पर दिमागे नहीं था उसके पास कि सर ने क्या कहा, बोर्ड पर क्या लिखा। मतलब क्लास में बॉडी से प्रेजेंट है, ब्रेन से क्या रहते हैं? अब्सेंट रहते हैं। अब तत्पर नहीं है। जो तत्पर था बच्चा आया, जिसको जुनून था कि मैं सीखूंगा, तो मैक्सिमम तो कर दिया है। आधा भी बच्चा नहीं आया है। इतवार से आराम करो, हॉलीडे का दिन है, कथी पढ़ेगा? इतवार के खाना खाएगा कि नहीं? वही बच्चा नहीं आया है जो तत्पर, सीखने की इच्छुक नहीं, तत्पर नहीं है। जिसके अंदर जुनून है, तत्पर है, वो आया है। जिंदगी का तो आराम है, ये कुछ दिन तो थोड़ा ये हो जाए। तात्कालिकता। जो बच्चा, बुद्धि का मतलब प्राचीन काल में तात्कालिकता का मतलब होता है किसी काम को अभी का भी पूरा करना। जैसे पढ़ा होगा आपने, आज काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में परलय होगी, याद रखेंगे। बहुरी करोगे कब? मतलब जिस काम को कल करना है उसको आज ही कर लो, आज इसको आज करना है उसको, क्योंकि अगला समय में क्या होगा ना तुम जानते हो ना। जैसे राम ने रावण को मारा, रावण धरती पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। लक्ष्मण बड़ा खुशी होकर आया कि राम वन की तो हत्या कर दी हमारे भैया ने। राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया कि रावण से इतना बड़ा विद्वान पंडित तो कोई था नहीं, जा से कुछ ज्ञान लो। लक्ष्मण जी बड़े भाई का आदेश पाकर उसके मुंडी की तरफ जाके खड़ा हो गए। कहाँ बोल रहा है? अरे रावण है, क्या तुमको बोल देगा? उसके पैर के सामने खड़ा हो ना, किसी से कुछ लेना है तो क्या कुर्सी पर जाके बैठ जाओगे? नहीं। रावण ने कई बातें लक्ष्मण को समझाया था, चेत अवस्था में ही चेतना थी थोड़ी सी, लेकिन एक बात कहा था, अगर तुम जीवन में कुछ प्रण करते हो तो अपने जीवन काल में उस कार्य को पूरा कर लो, कल के लिए मत टालो। क्योंकि कल के लिए टालोगे तो काम पूरी होगी या नहीं होगी कोई नहीं जानता है। पूछा लक्ष्मण ने क्या सोचा, कल के लिए क्या आपने क्या काम अधूरा छोड़ा था? हमने सोचा था दो बात,
हम तो तीनों लोग को जीत लिए थे, कि पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। हम ऐसा विधान बनवाते अपने ताकत के बल पर, और दूसरा सीढ़ी बना देते स्वर्ग तक। हालांकि आज तो इंसान ने अंतरिक्ष में जाने का जगह बना दिया है। हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जो जन्म लिया है उसको मरना तो फिक्स है। तो कल के लिए काम को मत टालो। तत्कालिकता का मतलब जो सोचे उसको कोशिश करो कि तत्काल पूरा करो। ये बुद्धिमान लोगों की पहचान होती है। अब बुद्धिहीन की पहचान है क्या मौर्य? आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, जीना है परसों। और बुद्धिमान क्या परिभाषा देते हैं? कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुड़ी करोगे कब? पल में क्या घटना घट जाएगी मैं नहीं जानता हूं, इसलिए काम को आज निपटा लो। और समायोजन का मतलब होता है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, विवादों से दूर रहते हैं। सीट बैठने के लिए नहीं किसी दोस्त बैठा ले, 1 घंटे का तो सवाल ले। ये बुद्धिमान की पहचान। एडजस्ट कर लेगा, जहां जाएगा वहां क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। कुछ आपके मित्र में है ऐसा, बैठ जाता छोड़, सो वाला बैच की बात बोल रहा हूँ कि ना ही तो घर पकड़ के वो खिसिया रहा है, और उसको झूठो के कुछ कह के हंसा देगा, बैठ के काते बैठ जाएगा वो हंसा के। ये समायोजन की क्षमता उसके अंदर है, बुद्धिमान है वो सोचता है कि अगर थोड़ा सा नहीं करेंगे, ईगो में आ गया तो ना बैठाएंगे, क्योंकि पहले आया है, तो हम बैठेंगे कि ऊपर बैठेंगे। तो प्राचीन बुद्धि का सामान्य अर्थ क्या होता है? विचार। लेकिन प्राचीन काल में बुद्धि का मतलब किससे होता था? तत्परता से। तत्परता का मतलब किसी काम को सीखने में कितने इच्छुक है। तत्कालिकता माने अभी का कार्य को समापन करना, और समायोजन मतलब जहां रहते वहां मिलजुल के रहना। ये बुद्धि का मतलब था। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धि एक प्रकार की योग्यता है। कैसी योग्यता है? तो मानसिक। बुद्धि कैसी योग्यता है? मानसिक योग्यता है। ये काम ओकरे करेगा जो दिमाग से स्वस्थ होगा। लेकिन जो दिमाग से स्वस्थ नहीं होगा, न वो तत्पर होगा, न उसमें तत्कालिकता का गुण होगा, ना समायोजन का गुण। हाँ, तो एक प्रश्न जाके, प्राचीन काल में बुद्धि के कितने तत्व हैं? कितने? नाम लिखे, तीर का नाम दे सकते हो। गलत कि सही? दूसरी बात करते हैं, तो मैं बता दूं कि बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला प्रयास अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने 1910 में कोशिश, इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिकों ने। बुद्धि क्या है, बुद्धि का मतलब क्या था? 1910 ईस्वी की कहानी है, जब इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिकों ने एक सभा बुलाई थी कि बुद्धि कहते किसे, बुद्धि का मतलब क्या होता है। कोई व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है, कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान है, क्यों? इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले इंग्लैंड के, यूके मतलब इंग्लैंड को कहते यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिकों ने सभा बुलाई थी 1910 में। इसके बाद 1921 में बुद्धि पर काम करने के लिए, बुद्धि के बारे में पता लगाने के लिए 1921 ईस्वी में अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने एक सभा बुलाई थी। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने एक सभा बुलाई थी। इन दोनों के बाद 1923 ईस्वी की कहानी है। 1923 ईस्वी की कहानी पूरे विश्व के, माने पूरे संसार के मनोवैज्ञानिकों ने 1923 ईस्वी में बुद्धि पर शोध करने के लिए, बुद्धि पर रिसर्च करने के लिए एक सभा बुलाई थी। गलती किसे? तुम 3-4 बात सीखा अभी। पहला, मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम मन के बारे में, आत्मा के बारे में, व्यवहार के बारे में, अनुभव के बारे में, अनुभूति के बारे में और आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है या मनोविज्ञान के पिता कौन है? आपने कहा सर मनोविज्ञान के पिता विल्हम चाहे विलियम वुंड को माना जाता है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के प्रकार। तो प्रश्नों का बुद्धि का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है? तो हमने अभी कहा कि बुद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है विचार, आचार विचार। और नीचे बुद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आचार विचार। लेकिन प्राचीन काल में बुद्धि, खुश रहिए, बुद्धि के 3 तत्व बताए गए हैं, तत्परता, तत्कालिकता और समायोजन। तत्परता, तत्कालिकता और समायोजन, ये बुद्धि के
तीन तत्व प्राचीन काल में गिनाए गए हैं या बताए गए हैं। ये चलाएंगे तो ये हिलेगा आपका जो रिकॉर्डिंग, कुछ बचे नहीं उसके लिए पीछे वाला कर सकता हूँ। वो दोनों उसको भी मैं चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलना पानी चाह कितने करोगे चलाइए चलाइए। इसके बाद की बात करें, हिल रहा है इसलिए नहीं चलाता। एक चलने दीजिए, मैनेज हो जाएगा। तो बुद्धि पर काम करने के लिए सबसे पहले कहाँ के मनोवैज्ञानिकों ने सभा बुलाई थी? तो बुद्धि पर काम करने के लिए सबसे पहले इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिकों ने सभा बुलाई 1900, अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने, और विश्व के सभी देशों के मनोवैज्ञानिकों ने 1923 में सभा बुलाई थी। कोई दिक्कत? भारत का स्थान था। हाँ, भारत का था, इसमें भारत का स्थान था कि इसमें भारत के मनोवैज्ञानिकों ने भी हिस्सा या भाग लिया था। अब मन में प्रश्न होगा कि बुद्धि की परिभाषा क्या है? देखिए, तो परिभाषा को एक आदमी नहीं देता है, अलग अलग विद्वान अपने अपने तरीके से बुद्धि को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो मैं उन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषा के बारे में क्या करेंगे, आपको हम बताएंगे या चर्चा करेंगे। तो बुद्धि की अगर परिभाषा हमने अपना दिया, परिभाषा की बात करें कि बुद्धि की परिभाषा क्या है, किसकी परिभाषा देने जा रहा हूं? बुद्धि की। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दिया। इसमें सब स्टर्न नामक एक मनोवैज्ञानिक है। कौन है? स्टर्न एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा कि बुद्धि एक योग्यता है। स्टर्न ने क्या कहा? बुद्धि क्या है? एक योग्यता है। कैसी योग्यता? तो जिस योग्यता के द्वारा आप नई परिस्थिति में अपने विचार और व्यवहार को एडजस्ट कर लेते हैं। बुद्धि क्या है? एक शक्ति है, ताकत है, कि योग्यता है। कैसी योग्यता? तो उसी वैसी योग्यता जिसमें नया जगह पर जाते अपने आप को एडजस्ट कर ढाल लेते हैं। नया परिस्थिति में, नया माहौल में अपने आप को ढालने की जो योग्यता है, उसी योग्यता को क्या कहते हैं? ये बात कौन कहा? कौन कहा? दूसरा परिभाषा दिया वेल्स नामक मनोवैज्ञानिक ने। नोट्स में सब लिखा जाएगा, लिखा हुआ है। वेल्स ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा कि बुद्धि वह शक्ति है। उसी बात को घुमा के कहा, बुद्धि वह शक्ति है जिसके कारण हम अपने आप को हर जगह समायोजित कर पाते हैं, नया माहौल में ढाल पाते हैं। जिस शक्ति के द्वारा हम नया माहौल में, नया जगह पर अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी शक्ति को क्या कहते हैं? बुद्धि के नाम से जानते हैं। तीसरा परिभाषा दिया विनेट। बहुत लोग दिया, कुछ का नाम दे रहा हूं। विनेट नामक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा कि बुद्धि क्या है? तो मानव के जीवन में जो समस्या आती है, क्या आती है? समस्या, प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को हम समझते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में चिंतन मनन करते हैं, और चिंतन मनन करके के तर्क करके उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। जिसमें प्रॉब्लम को दूर करने की क्षमता आ गई, वही बुद्धिमान है। नहीं है तो आप बुद्धिमान बुर्बक है, बेवकूफ है। जैसे बार बार मैं क्लास में कर, जैसे कल ही मैंने टेस्ट लिया, बहुत सारे बच्चों ने क्या देखा कि चोरी करके तो हम जुग जीत लेंगे। मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या कर लेगा वो? क्या मैं उसको गोल्ड मेडल दे दूंगा? नहीं। यहां तो लिखा तो मैं उसको बोर्ड या टिक दूंगा, सिग्नेचर कर दूंगा, लेकिन फाइनल परीक्षा में क्या होगा? वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। वो तो चोरी कर लेता है, क्लास में सीखते समय चोरी करता है, उसको बुद्धिमान कहा जाएगा कि मूर्ख कहा जाएगा? मूर्ख कहा जाएगा। तो विनेट ने कहा कि बुद्धि क्या है? तो किसी समस्या को समझना। भाई तुम कमजोर हो, तुम्हारी समस्या है, जानो तुम कमजोर क्यों हो। हम कैसे खड़ा करा के प्रश्न करते, बाबू विद्या का मंदिर है, खड़ा होकर बता दो कि कल शाम को आपने पढ़ा? सर ना पढ़ ले। भाई नहीं पढ़ोगे तो यार कहां से होगा? नहीं पढ़े, यही तो आपकी समस्या है। तब तो आपने उत्तर नहीं लिखा। उत्तर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको, अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस बार ना लिखाया, अगली बार आपसे लिखाएगा कि सर ने बोला कि आपको याद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने शाम को नहीं पढ़ा। लेकिन पढ़ेंगे तो याद। कुछ बच्चे कहा देते हैं सर पढ़ते तो है, याद नहीं होता।
ये संभव है कि खाते हैं पेट नहीं भरता हो? बोलो। चलते हैं दूरी तय नहीं होता हो? घर के लिए चले, घर पहुंचे ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नेगेटिव दिशा में गए थे। हम खड़ा होकर सामने बढ़, तू खड़ा होकर पीछे बढ़ने लगा शुरू कर दे। घर के ना जाओ तो बैक में जाओगे ना। गलत कि सही? कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। बिनेट ने कहा कि समस्या को समझो, समस्या के विषय के बारे में जानो और समाधान करने की जो कोशिश करते आप है वही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। उसके बाद गाल्टन एक विद्वान आए। कौन? गाल्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बुद्धि क्या है? तो सीखने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? पहचानने और सीखने की क्षमता है। गाल्टन ने क्या कहा? बुद्धि क्या है? तो पहचानने और सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। कौन कहा? कौन कहा? गाल्टन ने क्या कहा? बुद्धि पहचानने और सीखने की क्षमता है। किसी को दिक्कत? तुम्हारा रियल में अपना कौन है? तुम बुद्धिमान हो तभी पहचान पाओगे, नहीं तो बुद्धिमान नहीं है तो माँ बाप दुश्मन दोष हित लगता है। नहीं, अब बुद्धिमान व्यक्ति जान लेता है कि मेरे लिए अच्छा कौन है, मेरा अपना कौन है। जो तुम्हारे हित की बात करता है वही तुम्हारा अपना है। जो तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे सामने तुम्हारी आलोचना करता है, मेरा मन, वह तुम्हारा अपना है। अब मुंह पर प्रशंसा करने वाले, पीठ पीछे आलोचना करने वाले, वह तुम्हारा कभी अपना नहीं हो सकता। और तुम्हारे फेस पर तुम्हारी बुराई कौन करता है जी? तुम्हारे फादर मदर करते हैं। तुम्हारे कमी को तुम्हारे सामने कह देते हैं, आईना की तरह। चेहरा साफ है या चेहरा में कुछ लगा हुआ है, आईना के सामने जाओ, कह देगा कुछ दाग लगा हुआ है। अपने लोग आईना के समान होते हैं। बुद्धि पहचानने और सीखने की योग्यता कौन कहा? टर्मैन एक और विद्वान है, पांचवा टर्मैन की बात करता हूं। इन्होंने कहा कि अमूर्त वस्तु के विषय में चिंतन करने की योग्यता। अमूर्त जिसे देखा ना जा सके, मूर्त जिसे मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है? यहाँ हवा मौजूद है कि नहीं? एयर है क्लास में, आप देख रहे हो? यहाँ पर मैं मौजूद हूं कि नहीं? हम कब देख रहे हैं? तो मैं आपके लिए क्या हुआ? मूर्त। जिसको देखा जा सके उसे, और जिसको देखा ना जा सके अमूर्त। गलत कि सही? तो टर्मैन ने कहा बुद्धि क्या है? तो टर्मैन ने कहा अमूर्त वस्तु के विषय में सोचने, जो है ही नहीं या है फिर भी उसको देख नहीं पा रहे हैं, या तो जो नहीं है, यदि है भी तो उसको हम देख उसके विषय में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। ये वही करता जो क्या होता है? बुद्धिमान। नहीं तो बुद्धिहीन तो जो है उग्र बारे में न सोचता है। नहीं तो अमूर्त वस्तु के विषय में सीखने की जो शक्ति है, पहचानने की जो शक्ति है, उसी शक्ति को कहते हैं बुद्धि। कौन कहा? टर्मन। थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा वास्तविक परिस्थिति में अपेक्षित व्यवहार करना। वास्तविक परिस्थिति में अपेक्षित व्यवहार करना। अभी क्या करने मेरे पास आए? पढ़ने, सीखने। मैं आपका क्या हूं? टीचर, शिक्षक, गुरु मानते हैं आप लोग। यहाँ ज्ञान लेने आए हैं। और यहाँ बैठकर कई बच्चे देखती है गाने देने के क्लासरूम में, यहाँ तो आबादी कम है, सबको देख पा रहा हुआ कत करेगा तो पकड़ा जाएगा। वहाँ भीड़ रहती है ज्यादा, फिर टोका टोकी किताब ऐसे रख के बतियाना शुरू कर देता है, उसके देखो उसको हंसेगा, जो बात रास्ता होने जो क्लास में बतिया लेता है। नहीं तो क्या क्लासरूम उसके लिए परिस्थिति है? वास्तविक है ये कि आप ज्ञान लेने, तो वास्तविक परिस्थिति में गलत कि सही? अपेक्षित व्यवहार करना। आप पढ़ने आए हो तो पढ़ाई की बात करो, मंदिर गए हो तो पूजा की बात करो, चोरी करना चोरी की बात करो। जो काम करने निकले हैं केवल उसी की बात करने का जो व्यवहार है, योग्यता, वही बुद्धि कहलाता है। क्लासरूम में बैठे हो तो पढ़ाई की बात होगी, भोजन पर बैठे हो तो खाना की बात होगी,
खाइयो रहल छे मोबाइल में बतिया रहल छे, इसलिए मैं भोजन के समय मोबाइल को बंद कर देता हूँ। क्यों? दिन भर तो चला ही के न, शाम में जैसे कुछ लोग हैं जो जानबूझ के लेट से फोन करेंगे, अब ऑन है तो इग्नोर कर, नंबर सेव है तो कभी कभी उठा लेते हैं तो बंद कर देते हैं। भाई आपको 7 बजे 8 बजे रात तक समय कम थोड़ी ना पड़ गया। हम भी तो थोड़ा इंसान है, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आपके बारे में सोचते हैं। 1 आधा घंटा ब्रेन को शांत करेंगे तब ना कुछ पढ़ेंगे, तब ना पढ़ाएंगे। इतना विद्वान थोड़ी ना कि धर धर कालिदास की तरह याद हो। आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा अध्ययन करता मैं भी हूँ। ये अलग बात, इतनी बार पढ़ लिया कि लगभग सब बात दिमाग में है, लेकिन फिर भी एक आध बार पढ़ के तब पढ़ाएंगे तो अच्छा पढ़ा पाएंगे। और हर बार पढ़ोगे तो कुछ न कुछ नया शब्द आपको पढ़ने ने क्या कहा, वास्तविक परिस्थिति में अपेक्षित व्यवहार करना। पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई की बात करो, मनोरंजन घूमने गए हैं तो केवल मनोरंजन की बात होगी, हंसने उसने की बात होगी। अब वहां जाएंगे एंजॉय करने को, ऊटी गए, मनाली गए, शिमला गए, दार्जिलिंग गए, भैंसिया के की होते हाथ खैले होते कि ना खैले होते ना, बटीदार गहूम कहले बा कहीं चुरा के 2000 बेची ना रख ले तो काले एंजॉय करने गया जी, उसमें तो घर ही रह जाता। गलत कि सही? ये ठोंडाई का कहना था। तो अपेक्षित का आप क्या हो? जो आप अपेक्षा लेकर मेरे पास आए हो, जो इच्छा लेकर आए हो, अपेक्षित जो इच्छा सोच कर आप मेरे पास क्या इच्छा लेकर आए हो? सीखने कि आपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, आपके पिता ने हमारे साथ ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए, तो अपेक्षित व्यवहार आपको ही ना होगा कि ज्ञान की बात होगी। यहाँ पर एक और है बकिंघम, मतलब तो ना होता है, वो छोड़ दीजिए, हर जगह शब्द हिंदी बड़ा खतरनाक है। बकिंघम एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन? बकिंघम। इन्होंने कहा बुद्धि, सीखने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। माने जिस शक्ति के द्वारा, जिस ताकत के द्वारा आप किसी चीज को क्या करते हो, वही क्या है। बात सब ठीक है कह रहा है, उसी बात को आगे पीछे और बार बार मैं सबके बात को क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में सेट करे, घुसे कि नहीं बुद्धि का मतलब होता क्या है। बकिंघम ने क्या कहा? बुद्धि सीखने की क्षमता है। गलत कि सही? अब सवाल है, तो बुद्धि पर हमने बहुत सारे बातों को चर्चा किया, गलत कि सही? अब मन में एक प्रश्न होगा कि बुद्धि के वर्ग, बुद्धि के वर्ग की अगर बात करते कि बुद्धि के वर्ग कितने हैं, माने बुद्धि के परिभाषा को कितने वर्गों में रखा गया है, तो बुद्धि को 4 वर्ग में रखा गया है। कितने वर्ग में? 4। उसका 8 है, आप 7 ही बता रहे हैं। कहाँ 8 है? 8 बुद्धि, परिभाषा बुद्धि। नहीं, हमने तो कुछ विद्वान का बात कह दिया। अब कितना लोग, अभी तो सैकड़ों लोग हैं जो बुद्धि का परिभाषा दिया, हमने कुछ लोगों का बात आपको कह दिया। अब बुद्धि पर एक किताबें है बुद्धि पर, वहां तो सैकड़ों लोगों ने परिभाषा दिया, सबको तो बताएंगे नहीं, हमने कुछ के बातों को कहा आपको। लेकिन सभी विद्वानों की परिभाषाओं को जानने के बाद बुद्धि को कितने वर्ग में रखा गया है? 4। कितने वर्ग में? 4। पहला कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि का पहला तत्व क्या है? समायोजन। कहां पे एडजस्ट कर लेते हो। दूसरा, हमने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। ऊपर आया है प्रश्न, सब बात नहीं लिख रहा। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है, ये बात आया है ऊपर। तीसरा बात, बुद्धि क्या है? तो चिंतन की योग्यता है। क्या है? अगर सबको छांट लिया जाए तो बुद्धि समग्र योग्यता है। सभी प्रकार की योग्यताओं के समूह को क्या कहते हैं? समग्र। क्लियर हुआ? मतलब बुद्धि का सैकड़ों मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है, परिभाषित किया है।
लेकिन अगर आपसे पूछे कि विद्वानों ने जो बुद्धि की परिभाषा दिया, उस परिभाषा को आप कितने वर्ग में बांटोगे, तो बुद्धि की परिभाषा को हम 4 वर्ग में बांटे। कितने वर्ग में? पहला, बुद्धि समायोजन की योग्यता है, हमने केवल समायोजन लिखा। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि चिंतन की योग्यता है, बुद्धि समग्र योग्यता है। समग्र मतलब सभी प्रकार की। इस बात को हमारे बच्चे समझ गए कि नहीं समझे? ठीक, अगला इसी में है मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नता। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप देख पा रहे हो कि मानव प्रकार में व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक है। अगला मानव, यही ना है, प्राकार्य, मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नता। मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए, हम यहां जितने बच्चे लोग बैठे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, क्या सबके काम करने का तौर तरीका एक है? बोलो, नहीं है। क्या सबके सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता एक है? क्या सबका वजन बराबर है? सबका मोटाई बराबर है? सबका हाइट बराबर है? क्या सबके चमड़ी का रंग बराबर है? नहीं ना। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई सावला है, गलत सही, कोई काफी भारी भरकम है, तो एकदम हवापुर भैया बहता है। पिछले बैच में इसी के गांव के 2-4 लड़कियां आती थी, हमने कहा बउआ कला न कलैला, सर जी पुरवैया भी यार बड़ी तेज है, मम्मी कल इतना जोड़ी आ जाए। सही बोल रहा हूँ। बगल से 2 लड़कियां आती थी, इतना वजनदार शरीर था कि मंदिर में नियमित पूजा करने भोरे जाता हूँ, आ रहे थे, देखे मनीषर के आगे उनका साइकिल उतर गई, अटकुल खेल के चला रही है। रोटी की संख्या बढ़ाओ, मतलब 1 फीट ऊंचा चढ़ाने उससे दब के चढ़ नहीं रहा था। मोटी न रहा, देह में दमे न रहा। जल्दी की सही तो हेवी बॉडी रहेगा, देखा पैडल में पड़ेगा, साइकिल अपने दबा जाएगा। मतलब पैडल उसे दब नहीं पा रहा था। सुबह में मॉर्निंग 6 बजे वाले इसलिए उसको डेली कहा जाता था कि रोटी की संख्या बढ़ाओ। कितने खाती है? तो सर 1 रोटी तो 2 को, कल से 3 खाना। संभव है कि नहीं? आइए, तुम्हारे नए गांव की कहानी वहीं से आती थी। और वही नए गांव मतलब कहाँ तुम्हारा हुआ है? तुम्हारा नया घर कहाँ हुआ है पता है ना? वो इसी गांव की कहानी है, दोनों आती थी वहां। चलो, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं। तो विभिन्नता क्या है? तो 2 व्यक्ति के बुद्धि, विचार, शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का एक ना होना, ही तो भिन्नता है। और विभिन्नता प्रकृति की देन है। किसकी देन है? प्रकृति का। और इस विभिन्नता के कारण ही प्रकृति हमें सुंदर प्रतीत होती है। गलत किसे? अगर विभिन्नता नहीं होगी, अगर ये विभिन्नता नहीं होगी, तो मैं बता रहा हूं प्रकृति सुंदर आपको नहीं दिखेगी। अब पूरा पेड़ एक के समान लंबाई का हो, धरती हर जगह सर बराबर हो, या खाली पहाड़ हो, खाली पठार हो, सब मोटा तो मोटे हो, पतला तो पतले हो, सुंदर लगेगा? आपको शहर सुंदर इसलिए लग रहा है, किसी का घर लाल रंग से, किसी का पीला से, किसी का हरा से, किसी का श्वेत है, अनेक कलर है। बगीचा में जाते हैं, किसी फूल का रंग लाल है, किसी का गुलाबी है, किसी का पीला है, नहीं, किसी का पत्ता हरा छोटा है तो किसी का पत्ता बड़ा है। विविधता है। ये विविधता ही प्रकृति के आकर्षण, गलत की सही का कारण है। और सब एक ही रंग के हो तो बैंड पार्टी हो जाएगी। जैसे शादी विवाह में बाजा बैंड पार्टी जो होता है, सबका पोशाक एक ही रंग के लगता है, टोपी हो एक ही रंग, बैंड पार्टी हो गया। स्कूल ड्रेस वो हो गया। और आप लोग खरीदने भी जाते हैं कपड़ा, सब भाई बहन एक रंग के हो, विरोध कर देते हैं मम्मी का, ना तो बैंड पार्टी लगेगा। मतलब एक रंग है तो मतलब खराब है,
अलग अलग रहेगा तो देखने में। तो विभिन्नता के कारण ही हमारी प्रकृति सुंदर, शायद प्रकृति ने इसलिए सबको अलग अलग क्या किया है, बनाया है। गलत कि सही? तो प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? 2 अंक का प्रश्न हो सकता है। या व्यक्तिगत विभिन्नता से या मानव विभिन्नता से क्या समझते हैं? तो प्रकृति ने हर व्यक्ति के शरीर की संरचना, शरीर की बनावट एक नहीं किया है। कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई छोटा है तो कोई लंबा है, कोई गोरा है तो कोई ज्यादा बुद्धिमान है तो कोई कम बुद्धिमान है। प्रकृति के द्वारा बनाए गए इसी विभिन्नता को हम व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। मतलब विभिन्नता कैसा शब्द है? तो प्राकृतिक। कैसा तथ्य है? आप खुद बने नहीं हैं, प्रकृति ने आपको बना दिया। कौन चाहता है कि हम करिया हो? कौन चाहता है कि हम मूर्ख हो? कौन चाहता है कि हम छोटा हो? चाहते हैं आप लोग? नहीं। सब चाहता है कि खूब बुद्धिमान हो, खूब स्मार्ट हो, लंबे चौड़ा हो, कम से कम 5.5 फीट हाइट तो हो ही नहीं। कई बार घटना ऐसी घटती, मतलब बुआ के पीछे छिटकली लगा था गिटवा के, तो उसको देखेगी, हमको देखेगी, मुस्कुराएगी, वो कच्चू भाई भी ना करे वाला। गेट को भी देखती है, कई बार हमको भी फेस करती है कि हमको इसलिए देखी सर कह दे लगाने के लिए, ऊपर देखता अपन हाइट देखती है कि कूदबो करेंगे तो नहीं होगा। बुद्धि लगाओ, वहाँ कुर्सी रखा है, चढ़ के लगा दे। छिटकली नहीं है, टूट गया जा है, ये नहीं है। हम अंदर थोड़ी ना लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो हमने कहा कि विभिन्नता को बनाया कौन है? प्रकृति ने बनाया है। और मानव की मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है। मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात करें, मन में होगा कि मानव की मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो मानव की मनोवैज्ञानिक विशेषता में पहला जाएगा बुद्धि, दूसरा अभिक्षमता, और तीसरा क्या हो जाएगा? बुद्धि, अभिक्षमता और अभिरुचि। अगला व्यक्तित्व। और भी है? नहीं। हाँ, मूल्य भी हो सकता है। मानव की मनोवैज्ञानिक विशेषता नंबर 1 बुद्धि। हम बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति का वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि बुद्धि पर चलिए रहे तो चर्चा हो ही जाएगी। अभिक्षमता, हर इंसान में काम करने की कुछ सामर्थ्य होती है ना। जैसे हमारे अंदर पढ़ाने की क्षमता है, किसी के अंदर मशीन बनाने की, अलग अलग इंसान में अलग अलग प्रकार के गुण होता है। व्यक्ति के उस गुण को क्या कहते हैं? अभिरुचि। हर इंसान का कुछ व्यक्तिगत रुचि होता है। जैसे किसी को संगीत में है, किसी को नृत्य में है, किसी को चित्रकला में है। नहीं, उसमें तुम्हारा हॉबी क्या है? गलत कि सही? पीछे वाला खड़ा हो, तुम्हारी हॉबी क्या है? संगीत सुनना या गुनगुनाना? दोनों। वेरी गुड, सिट डाउन। तू खड़ा हो जा। तुम्हारी अभिरुचि? दोनों बोलो ना, दोनों से बारी बारी। तू ही पहले बोल। कुछ नहीं है। तुम्हारी रुचि किसी काम में नहीं है। क्रिकेट में। वेरी गुड, सिट डाउन। घूम रहा है। वेरी गुड। हमने 3 बच्चा से प्रश्न किया। नहीं भाई, व्यक्तिगत चीज है, हम क्या उगने जाए, हंसने जाए। ये आपका व्यक्तिगत है। किसी को खाना भी है, किसी को खाना बनाना भी ना, किसी को सजना सवरना, जिसको मेकअप कहते हैं आप लोग। मेरा कहना यह है कि व्यक्तिगत चीजें हैं। अभिरुचि को अलग अलग इंसान की अभिरुचि अलग अलग होती है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, क्या सबका पर्सनालिटी एक है? आपकी अलग है, हमारी क्या है? अलग है। सबकी पर्सनालिटी भी एक नहीं है क्या? रोज आ जाएगा अमिताभ बच्चन जब बात करना शुरू करेगा, अमिताभ बच्चन बोले तो शाहरुख खान का आवाज है ये। बहरा के ना सुनी नहीं पाएगा। अंधा की बात में कहा, यदि अमिताभ बच्चन के बाद आवाज को एक बार सुन लिए हैं तो लगातार 2-4 बार,
अगर आप सोए हैं वो बोल रहा है टेलीविजन में तो कहोगे अमिताभ बच्चन बोल रहा है। सब आदमी की आवाज का साउंड भी अलग अलग, माने बोली का साउंड अलग अलग होता है। और मूल्य हर इंसान का वैल्यू होता है। नहीं ओकरे बाद बस नहीं है, बस कहाँ मिलता है आपका? तो दूर हो जाएगा साइकिल से, ठीक है जाएगी। तो इसका वीडियो भी हम बना कर डाल दें, ठीक है। अगला दिन से हो जाएगा 6 बजे से, टेंशन न लीजिए। मूल्य कोई दिक्कत? अब सवाल है बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण है? ये ना प्रश्न है, एक टॉपिक है। तो बुद्धि में व्यक्तिगत, मानव प्रकार में विभिन्नता। अब एक है बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता। बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता। बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति का बुद्धि दूसरे व्यक्ति के बुद्धि के अनुरूप नहीं है। कोई ज्यादा बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, नहीं। तो दो व्यक्ति के बुद्धि का एक समान न होना बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। आसान परिभाषा है। दो व्यक्ति का बुद्धि एक समान न होना बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। दिक्कत है तो बोल दो। बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या हुआ? तो दो व्यक्तियों का बुद्धि एक समान न होना बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। अब कहेंगे सर ये बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता कितने कारकों से होती? तो दो कारक से। पहला पर्यावरण, दूसरा आनुवांशिकता। माने सब व्यक्ति का बुद्धि एक समान नहीं है, एक प्रकार नहीं है। कोई ज्यादा बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है। इसके पीछे वजह क्या है? तो वजह है पर्यावरण और पर्यावरण है क्या? तो आपके जो आसपास का माहौल है। गलती की सही? आपके आस पड़ोस का जो माहौल है उसी आस पड़ोस के माहौल को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? और आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है? आनुवांशिकता का मतलब है, तू खड़ी हो, कथी नाम है? खुशबू। कहाँ घर? पमरा। बस से आती है? नहीं सर, रूम ले। वेरी गुड। तुम्हारा फेस किसके फेस से मिल रहा है? मम्मी से। तुम्हारे शरीर का कोई ऐसा अंग है जो पापा से मिलता जुलता हो? चाचा से, बाबा दादा से, नाना से, मामा से होगा? तू नहीं जानती है कि तुम्हारे शरीर में जो खून है ना उनमें कुछ अंश तुम्हारे नाना पक्ष का है और कुछ अंश दादा पक्ष का। दादा पक्ष में बाबूजी से आया है, कुछ पक्ष हिस्सा मम्मी से, और मम्मी तो नाना पक्ष का है। जरूर होगा, तुमको नहीं पता है। सिद्धा, क्योंकि आपका व्यवहार, विचार, आदर्श दो ही आदमी का है, या तो पिताजी का नहीं तो मम्मी का। अब मम्मी नाना पक्ष का है नहीं। मान लो तुम्हारे दादाजी के पक्ष के सब लोग महाबुर्बक, मान लो, हमने कहा मानने के लिए, लेकिन नाना नानी के पक्ष में बड़ा तेजस्वी से यशस्वी था, तो जरूरी नहीं कि तुम बुर्बके होगी। यशस्वी हो सकते तुम्हारे शरीर का जो कुछ गुण है मम्मी का है। अब मम्मी के तो नाना वाला एक्सेप्ट किया है ना। आनुवंशिकता का मतलब है कि हर जीव में एक विशेषता है, गुण है कि अपना जैसा लक्षण अपने अगला संतान को देता है। तो मम्मी पापा बुद्धिमान है तो गारंटी है 90% कि उसके बाल बच्चा भी बुद्धिमान होगा। मम्मी पापा लंबे है, लंबा होगा, काले है, काला होगा, छोटा है, छोटा होगा। मतलब मम्मी पापा से जो गुण आपने स्वीकार किया उसी गुण को कहते हैं आनुवंशिकता। पूर्वजों से जो आपने ऐसी किया है। अब पर्यावरण तो रहने वाला माहौल। पर्यावरण मतलब क्या हो गया? माहौल। तो केहन माहौल में रह रहा है, कितना तो होशियार हो और दोस्ती यारी कर लो गलत लोगों से, गारंटी है गलत हो जाओगे। इसी बात को अच्छा आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो, आपके मम्मी पापा ने आपको शहर में भेज दिया है कि वहां रहेगा, नया बात विचार को सीखेगा। गलत कि सही? तो हमारी बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति का बुद्धि दूसरे व्यक्ति के बुद्धि से नहीं मिलता है। गलत कि सही?
अब बुद्धि ना मिलता है, दो कारण है। पहला क्या है, दूसरा क्या है, क्योंकि सबका पर्यावरण एक है। तुम्हारा घर अलग है, वहां का माहौल अलग होगा। मेरा घर अलग है, मेरे घर का माहौल क्या है, मेरे मोहल्ला का माहौल अलग है। बहुत दूर मोहल्ला है, हम कहाँ पता है ना अभी कहाँ रहता, देखिए घर, लेकिन है सुधीर नगर, रोड को साइड टू साइड। हम गौशाला पर भी घर है, वहाँ नहीं रहता, नीने ना पड़ेगा। रोड के बगल इतना गाड़ी चलता है कि घर ही लाता है नया, ट्रक कैसे खाली जाता है। हम गए जंगल में रहेंगे, हम किसी से मुलाकात करते वगैरह नहीं है। संडे है, आ जाएंगे तो कई लोग मिलेगा, जो समस्या होगी सबका समाधान होगा। जो ना होता है मोहल्ला की कुछ बातें होती हैं, शेयर होगा। अन्य दिन बाल बच्चों को भी बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि सभी प्रकार के मोहल्ला में लोग हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे कुछ स्कूल का फी कम होता है, सब बच्चा का नाम लिखा देता है, उससे पढ़ने वाले ऐसे ऐसे गाली बकेगा ना कि कान में खून निकलना शुरू हो गया। तो कुछ लोग अपने बच्चों को जानबूझ के ज्यादा फी वाला पढ़ाते हैं। क्या है बुआ, कि जिसका इनकम कम होगा अपने बच्चा को लय भी न करेगा, लय भी नहीं तो गलत बात सीख भी नहीं करेगा। इस बात को महसूस करते हैं। हमारे सुधीर नगर का माहौल अलग है, तुम्हारे विश्वकर्मा नगर का हाथ भाग के गाड़ी के लोग करे सब करे, क्योंकि वहाँ कुछ लोकल निवासी हैं, खास करके बंडोल बावड़ी अस्थायी निवासी है। वो तो वो नहीं और यानी का है, चलो तो हमारा जगह रे। हाँ, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा है। सामान्य लोग रहेगा नहीं रहेगा तो जेहन वहाँ सारी हमारे मोहल्ला में ऐसा कोई, हम ही खाली बेरोजगार थे, हमारा अलावा सभी लोग जॉब में थे। तो उसको अपने काम पर जाएगा कि आएगा गाली गलौज करने के, तू अपना दूरा पर के पानी हमारा दूरा पर काहे भेज रहा है। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड कॉलोनी होते हैं, वहाँ का माहौल अलग होगा। कुछ ऐसे हुए जहाँ सही प्रकार के लोग, वस्तु वहाँ का माहौल, आपके मोहल्ला का माहौल कैसा, उस माहौल पर भी आपका बुद्धि प्रभावित। गांव में 3 साल के बच्चा खैनी करना शुरू कर देता है। अभी तो देखता हूँ 5वां चौथा का लड़का आजकल गांव में, शहर से ज्यादा बर्बाद हो चुका है गांव का लड़का। सिगरेट पीता है, खैनी खाता है, हाँ गांजा पीता है, सिगरेट को खा लिया आगे भर लेता, पी लेता है। विद्यालय में छुट्टी के मांगेगा 5 बजे जाके पी के आएगा। शहर में डर है, माहौल देखा बढ़ के कहाँ जाएगा। और गांव में तो भले खेत खलिहान में चल जाएगा, आपके पेड़ पर चढ़ के पी लेगा। बाबूजी कहाँ पीछे पीछे बोलते धुआं नीचे ना आते कि कौन देख लेते, बहाना बना के खेतों नहीं घूमे के रलियो। तुम्हें से कोई है ऐसा महापुरुष, होबो करेगा सकारेगा। काहे बच्चा ऐसा कर रहा है, तो गांव में सब ये कर रहा है। बच्चा गाली इसलिए सीखा क्योंकि वहां रहने वाले बड़े लोगों ने गाली बकना शुरू किया। तो हमने कहा आपके व्यक्तित्व पर, आपके बुद्धि पर, अनुवांशिकता माने आपके मम्मी पापा नाना नानी के गुण का तो प्रभाव पड़ेगा ही, और आप जिस मोहल्ला में रहते हो, जिस जगह पर रहते हो, वहां का माहौल जैसा होगा वैसा आपका बुद्धि होगा। इसलिए अगर आप शहर में रह रहे हैं तो अपने मम्मी पापा का आजीवन धन्यवाद दो कि उन्होंने आपके बुद्धि में परिवर्तन लाने के लिए खुद कष्ट झेला। तुमको शहर में यहाँ रहेगा तो अच्छे लोगों के साथ रहेगा, अच्छा विचार को क्या करेगा, और तुम नहीं सीखते तो दुनिया का तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। खैर आओ, तो बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर आ गया, मनोवैज्ञानिक खुद प्रश्न किया, रिसर्च किया उन्होंने, और आप इस बात को जानते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा बच्चा है जिसको जन्म किसी और ने दिया, होता है पालन पोषण किसी और ने किया, गलत है कि सही है? और वैसे बच्चे बचपन में कहीं मिलता है तो अनाथालय में रख दिया जाता है। सीतामढ़ी में अनाथालय है ना, गोयनिका कॉलेज के फील्ड के बगल में, क्या जी तुम्हारे छात्रावास के आगे, हम उसको देखा हूँ, कई बार उसमें गया हूँ इसलिए देखा हूँ। जिसको संतान नहीं होता वहां से जाके लिखा पढ़ी करा के खरीद के ले आता है और पालता है। जन्म तो किसी और ने कौन दिया, काहे उसको छोड़ दिया, वो तो वही जाने। खास करके बेटी वहां होती है, बेटा का तो सब पाल लेता है। ऐसा है, सही ना बोल रहा हूँ? गए थे तो 20-25 लड़कियां थी,
लड़का शायद नहीं था वो, हम जब गए थे वहां, कभी कभी जाते हैं तो। सवाल है, जन्म किसी उसको और ने दिया होगा, सरकार के खर्च पर सबका पालन पोषण हो रहा है। समाज के बड़े बड़े समाज सेवी लोग हैं जो खाने पीने की सामग्री, पढ़ने की सामग्री, शिक्षा पर लोड ले लेता है। जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े स्टार लोग हैं, कोनो गांव की गोद ले लेते हैं, इस गांव के सारे बच्चों की शिक्षा मैं देखूंगा। ऐसे ही आपके शहर में भी कुछ लोग हैं जो उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च देता है अपने तरफ से। जन्म किसी और ने दिया। उसका रियल बाप मातारी कौन है, कोई जानता है? जाना बार कोई नहीं जान रहा है, लेकिन उसको पाल कोई और ने लिया। तो सवाल आपका ये होगा कि सर ये तो बता दिए कि अनुवांशिकता पर्यावरण जहां रहेंगे वहां अनुवांशिकता, मतलब जहां बाप मातारी होगा उन्हें हमारी बुद्धि होगा। लेकिन एक बच्चा है जिसको जन्म कोई और दिया, पालन पोषण कोई, तो बताइए सर वो बच्चा के बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चा जब छोटा होगा तो उसका व्यवहार उसके माता पिता के जैसा होगा, जैसा होकर माता पिता होगा वहां होगा प्रारंभ में। लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा आप लोगों के जैसा, तो जिस माहौल में पल रहा वैसा होगा, क्योंकि लिखा है कि सठ शुद्ध रही सब संगति पाती। संगति आपकी जैसी होगी वैसा आप हो जाओगे। तो बच्चा पर प्रारंभ में आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन बाद में माहौल का प्रभाव पड़ता है। दूसरा बात एक हम लेके चलते हैं, पर्यावरण की अंतःक्रिया, बुद्धि, आनुवांशिकता और अंतःक्रिया। किसकी अंतःक्रिया? पर्यावरण की अंतःक्रिया। हम ये जुड़वा की हम चर्चा करने जा रहा हूं। किसकी? जुड़वा मतलब जानते हैं आप लोग? जब एक बार में 2 बच्चा पैदा ले, कुछ मिनट का डिफरेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं? जुड़वा, अंग्रेजी में ट्वीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जुड़वा बच्चे की बात करें कि जुड़वा मतलब एक ही माता पिता होते हैं, एक बार में 2 बच्चा पैदा ले लिया। लेकिन 2 बच्चा में एक बात रखिएगा, एक कंडीशन होता है कि दोनों गर्ल अनुपात गर्ल होगा। दूसरा कंडीशन होगा एक गर्ल होगा एक बॉय होगा। कई बार तीसरा कंडीशन होता है दोनों बॉय ही होगा। जुड़वा में कंडीशन होता है बाबू, मैक्सिमम चांस होता है तो दोनों बेटी हो ना दोनों क्या होगा तो कभी कभी होता क्या है एगो बेटी एगो कि चौथा कंडीशन होगा, कोनो 3 ही कंडीशन होगा जुड़वा में। अच्छा, जुड़वा में होता है कई बार देखने को मिलता है 2 बच्चा हो गया, वो महिला उसको संभालने में सक्षम, एगो के अपने पास रख लेती है, एगो के दादी या नानी के पास दे देती है, थोड़ा बड़ा होने पर चल तू पाल देना। व्यवहारिक बात से जब तक नहीं जुड़िएगा मनोविज्ञान न सीखिएगा। थोड़ा हमने कहा ये विषय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उतना कठिन नहीं जितना कि हम और आप इसको शांति से पढ़ा जाए तो बड़ी आनंद आता है सीखने में। गलत कि सही? तो हमने कहा बच्चा जुड़वा है लेकिन दोनों क्या गर्ल है, एक ही माता पिता के संतान है, और दोनों को जौरे पाला जाए, मतारिये दोनों के पाले, तो दोनों के बुद्धि में कितना का सहसंबंध होगा? तो 0.90 का। बच्चा जुड़वा है, बच्चा क्या है? जुड़वा है, और दोनों क्या है? लड़की है। मान लो दोनों क्या है, चाहे दोनों लड़का है, तो दोनों के बुद्धि में कितनी समानताएं होगी, संबंध होगा? 90% दोनों का विचार आपस में क्या होगा? मिलेगा। लेकिन है दोनों जुड़वा। हमने तो कंडीशन बताया, भाई बहन से मतलब मेरा नहीं है दोनों क्या? जुड़वा बच्चा है। आज दोनों का पालन पोषण की बात करते हैं, ये इसको हमने कहा साथ पाला गया दोनों का, यहां हमने क्या दिया? अलग अलग पाला गया। है जुड़वा लेकिन दोनों का पालन पोषण, तो बच्चा जुड़वा है और दोनों का पालन पोषण यदि अलग अलग परिवेश में हुआ है तो दोनों के बुद्धि में 0.72% का सहसंबंध पाया जाएगा। जुड़वा है, प्लेसेंटा दोनों के एक मां के पेट में मिला हुआ है, दोनों का पालन पोषण एक जगह होगा, तो दोनों का बुद्धि 90% मिलेगा। 0.90 का सहसंबंध। दोनों जुड़वा बच्चा है लेकिन पालन पोषण दोनों का गलती की सही, तो दोनों के बुद्धि में
72 की समानता होगी, 28% समानता नहीं होगी। दोनों जुड़वा है, दोनों क्या है? जुड़वा है, लेकिन एक यहां हमको दे देना चाहिए था जीबी, और यहाँ भाई बहन हो जाना चाहिए, यहाँ बॉय बॉय कर दो, यहाँ जीबी कर दो। दोनों जुड़वा है, लेकिन एक लड़का है और एक लड़की है, और दोनों का पालन पोषण यदि एक जगह हुआ है, दोनों जुड़वा है लेकिन एक लड़का और एक, और दोनों का पालन पोषण एक जगह हुआ है, तो दोनों के बुद्धि में 0.60 का सहसंबंध पाया जाएगा। दोनों जुड़वा है, लेकिन कंडीशन क्या है? एक बेटी है और एक बेटा है, एक बेटी है, और दोनों का पालन पोषण दो जगह हुआ, तो इसके में संबंध कितना होगा? 0.50 का। ये पूछा गया है प्रश्न 5 नंबर में। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आप में सभी लोग 2 भाई बहन 3 भाई बहन होंगे, लेकिन जुड़वा कोई नहीं, तो ये खरा हो। कितने भाई बहन? 2 भाई 1 बहन। क्या तीनों का विचार मिलता है? झूठ ना बोलना। बेसी कौन पिटता है तुमको? ना, सवाल ही नहीं। तोरा से छोटका या तोरा से बड़का होगा, सबसे बड़का नहीं पिटता होगा। वही ना, लड़ाई में तो वही ना होता, जो पिटना होता पिठिया वो से नहीं पड़ता है। हाँ, जब तुमसे बेसी डबल होगा तो उससे तुमको नहीं होता होगा, उससे होने का सवाल ही नहीं। का डिफरेंस ज्यादा है। जब तोरा से पिठिया लगता है कि एक आइला से अधिकार छीने लगा। अगर ये नहीं होती तो मम्मी पापा का प्यार दुलार हमको बेसी मिलता, ऑयल कुटता है तुमको बेसी। रियल बात यही। तो हमने कहा 5वां कंडीशन होगा, ये तो जुड़वा पर 4 कंडीशन आ गया। हाँ, 5वां कंडीशन होगा कि बच्चा जुड़वा नहीं है। बोलो, बच्चा जुड़वा नहीं है, लेकिन माता पिता एक है। मतलब बच्चा जुड़वा लेकिन क्या है? माता पिता एक है। वैसी स्थिति में इसने कही सर हम 3 भाई बहन है, 2 भाई 1 बहन, ये सबके बुद्धि में कितना होगा मालूम है आपको? 0.25 का सहसंबंध होगा। ये तीनों भाई बहन में 25% विचार मिलता होगा, 75% विचार नहीं मिलता होगा। ठीक प्रश्न को कई बार आप वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है कि समरूप जुड़वा है, या तो दोनों बेटा है या तो दोनों बेटी है, और दोनों का पालन पोषण एक जगह हुआ, तो दोनों के बुद्धि में 0.9 का सहसंबंध होगा। दोनों जुड़वा है, दोनों का पालन पोषण 2 जगह हुआ है, लिंग दोनों का एक है, तो दोनों का में सहसंबंध। दोनों जुड़वा है लेकिन एक बेटा है एक, अब पालन पोषण एक जगह हुआ है, तो सहसंबंध कितना का होगा? रिलेशन। दोनों जुड़वा है, एक बेटा एक बेटे, दोनों पालन पोषण अलग अलग हुआ है, तो 0.50% बुद्धि मिलेगा। लेकिन भाई बहन है लेकिन जुड़वा, तो कितना बुद्धि मिलेगा? 2.5। हाँ, मिलता क्यों नहीं? हमने कहा सब चीज उसको समान मिला है नहीं। हाँ, इसलिए रहेगा कि दोनों क्या है समझ। जैसे आप मेरे डेरा में आइए कभी, दोनों जो है ना, दोनों जुड़वा है। जब मेरे पास रह रहा है, दोनों क्या है? जुड़वा है। डीएनए की बात नहीं हो रही है, दोनों को एक ही प्रकार, जैसे अभी साइकिल होम साइंस में हमने कहा पुरुष जनन तंत्र और महिला जनन तंत्र के बारे में चर्चा किया है नहीं। जैसे पुरुष के अंडकोश से जो स्पर्म निकलता है वह महिला के ओवरी से निकलने वाले ओवा से मिलता है, तो एक ही अंडाशय में स्पर्म प्रवेश करता है, तोड़ के घुसता है। और जुड़वा की कंडीशन में क्या होता है कि वही जो एक निषेचित अंडा होता है वही 2 खंड में टूट जाता है। क्या? तो जैसे एक निषेचित अंडा 2 खंड में टूट गया तो बच्चा क्या हो जाएगा? 2 को। 3 खंड में टूटेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? 4 खंड में टूटा तो ऐसा कई बार अपवाद है, 4 हुआ है। कोई नहीं घटेगा, घटेगा कुछ नहीं। वो जितने खंड में टूटेगा उतना बच्चा माँ के घर में रहेगा। हम 2 की ही बात करते हैं, 2 खंड में, लेकिन अंडा का था एक ही अंडा का 2 हिस्सा है, तो मैक्सिमम की समानता तो होगी।
हाँ, धरती पर आने पर उसका माहौल चेंज हुआ, जगह चेंज हुआ तो थोड़ा चेंज होगा। इस बात को समझने में किसी को दिक्कत है? तो एक और बात है, बोर होने लगेगा तो बोल दीजिएगा। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं बड़ी स्थिर तरीका से समझाऊं आपको, ताकि समझने में परेशानी ना हो। इसको मन होगा तो एक बार रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा ताकि समझ में आए। एक है बुद्धि का विचलन। बुद्धि का विचलन, ये बुद्धि का विचलन क्या है, या बुद्धि के विचलन से आप क्या समझते हैं? तो सभी व्यक्ति का बुद्धि का एक समान होता है? होता है क्या? कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, कोई बहुत कम बुद्धिमान होता है। गलती की सही? तो औसत से ज्यादा या औसत से बुद्धि का होना क्या कहलाता है? बुद्धि का विचलन कहलाता है। नहीं, कहता है जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होगा उससे औसत बुद्धि का कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लेकिन जिसका 90 से क्या होगा? कम होगा, उससे मंद बुद्धि कहा जाएगा। आज जिसका 110 से ज्यादा होगा उसको उच्च औसत कहा जाएगा। तो बुद्धि का विचलन का मतलब हो गया कि सामान्य बुद्धि से या तो कम बुद्धि होना या सामान्य से बुद्धि का सामान्य बुद्धि से क्या होना? कम होना, या बुद्धि का सामान्य बुद्धि से क्या होना? ज्यादा होना। क्या कहलाता है? बुद्धि का विचलन का कहा जाता है। सामान्य से कम बुद्धि होना या सामान्य से ज्यादा बुद्धि होना क्या कहलाता है? कोई दिक्कत? इंसान का व्यवहार की अगर बात करते हैं, किसकी बात करें? व्यवहार। व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक अनुकूल व्यवहार और दूसरा प्रतिकूल व्यवहार। व्यवहार कितने प्रकार के? पहला कौन है? दूसरा कौन है? जैसे आप लोग बैठे हैं, हमको लग रहा है कि सबका व्यवहार अनुकूल है। नहीं, अभी सबका व्यवहार क्या है? पढ़ने आए हैं, लग रहा है कि रुचि ले रहे हैं आप लोग पढ़ने, अच्छा लग रहा है। तो जैसा व्यवहार आप चाहते थे वैसा के माहौल आपको मिलेगा, वैसा का व्यवहार कर रहे हैं। मैं जैसा सोचा था आज के बारे में कि बच्चों की संख्या, हम तो गिनवे के 40 को बच्चा है ये साइकोलॉजी के लिए, हल्ला गुल्ला ना करेगा, बड़ा अच्छा से पढ़ेगा सब। ज़्यादा होता है तो आधा को समझ में आता नहीं, हल्ला करेगा। आप हल्ला इसलिए नहीं करे, शायद आपको समझ में आ रही है बात, नहीं आती तो हल्ला गुल्ला करते। हमने कहा अनुकूल व्यवहार क्या है? तो वह व्यवहार जो माहौल के अनुसार हो, व्यक्ति का वह व्यवहार जो माहौल के, उसे क्या कहोगे? यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, गपशप कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, चुट्टी काट रहे, बिठवा काट रहे, उसको देख के हंस रहे हैं, तो व्यवहार क्लास के अनुसार है क्या? तो जो व्यवहार जो माहौल के अनुसार, व्यक्ति का वैसा व्यवहार जो माहौल के अनुसार, उसे क्या कहोगे? वह व्यवहार जो माहौल के अनुसार हो उसे क्या कहोगे? अनुकूल व्यवहार के नाम से जानते हैं। अब है बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं। किसकी? बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत का जनक चार्ल्स स्पियरमैन को माना जाता है। किसको? चार्ल्स स्पियरमैन। बुद्धि के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? कहाँ के थे? इंग्लैंड का। कहाँ के थे? बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? चार्ल्स स्पियरमैन। ये कहाँ के थे? कोई दिक्कत? लेकिन बुद्धि में तत्व होते हैं, तत्व के आधार पर बुद्धि के अगर प्रकार की बात करें तो तत्व के आधार पर बुद्धि के कितने प्रकार हैं? और तत्व के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण कौन किया है? थॉन
डाइक ने किया है। कौन किया है? तत्व के आधार पर बुद्धि के कितने प्रकार हैं? और तत्व के आधार पर बुद्धि का बंटवारा कौन किया? लेकिन बुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया? चार्ल्स। याद रहेगा। साइकोलॉजी में वस्तुनिष्ठ याद करना थोड़ा सा कठिन है, बाकी 2 नंबरी 5 नंबरी आसान है, लेकिन ये भी बड़ी बात नहीं है, याद हो ही जाएगा। बुद्धि के कितने तत्व हैं? 3। और बुद्धि को 3 तत्वों में कौन बांटा? थॉर्नडाइक। और तत्व के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण कौन किया? हाँ। और बुद्धि तत्व के आधार पर बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3। पहला नाम है एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व दूसरा क्या है? द्वितत्व सिद्धांत। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? बहुतत्व सिद्धांत। यहां 3 को हटा देंगे हम। रामनवमी है ना आज। तत्व के आधार पर बुद्धि के प्रकार हम 3 नहीं और ज्यादा भी कर दे रहा हूं। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, एक बहुतत्व सिद्धांत। बहु तत्व सिद्धांत। तो ये तीनों को बताते फिर आगे चर्चा होगी। तत्व के आधार पर बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3 कितने प्रकार हैं? 3। एक तत्व सिद्धांत। और बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया कौन था? तो बीने, टर्मेन और स्टर्न ने। कौन दिया? बीने, टर्मेन या टर्मन और स्टर्न। माने बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत कौन दिया? बीने, टर्मन और स्टर्न। इन्होंने कहा कि बुद्धि में कई तत्व हैं? एक। बुद्धि में कितने तत्व हैं? किसके अनुसार बुद्धि में एक तत्व है? बीने के अनुसार, टर्मन के अनुसार और स्टर्न के अनुसार। इन्होंने कहा बुद्धि में एक ही तत्व होता है और ये इतना शक्तिशाली है जिसको बांटा या तोड़ा, और उसी के द्वारा, उसी ताकत के द्वारा हम हर जगह जी पा रहे हैं। और बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है, यह सिद्धांत दिया चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन इंग्लैंड के थे। कब दिए? तो 1916 में दिए। 1916। अब परिवर्तन कब हुआ? तो 1922 में। पहली बार चेंजिंग कब हुआ? तो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत कौन दिया? कब दिया? पहली बार बदलाव कब हुआ? और चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि नहीं, आप तीनों गलती बोल रहे हैं। बुद्धि में एक नहीं, कितने तत्व हैं? बुद्धि के कितने तत्व हैं? एक का नाम है सामान्य बुद्धि, सामान्य, और दूसरे का नाम है विशिष्ट बुद्धि। बुद्धि में कितने प्रकार हैं? एक का नाम क्या है? दूसरा कौन है? तो बुद्धि को सामान्य और विशिष्ट में किसने बांटा? कितने बांटा? और सामान्य बुद्धि को जी फैक्टर कहते हैं, जीएफ, जनरल फैक्टर, और विशिष्ट बुद्धि को एसएफ, स्पेसिफिक फैक्टर। तो बुद्धि को जी और एस में किसने बांटा? और इन्होंने स्पष्ट कहा कि बुद्धि में 2 तत्व हैं, एक का नाम है सामान्य बुद्धि, दूसरा है। और आगे चलकर इन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि में 1:4 का अंतर होता है। माने कि किसी के पास सामान्य बुद्धि का अनुपात कितना होगा? 1, और विशिष्ट बुद्धि का अनुपात 4। मतलब बुद्धि को कितना मान लिया जाए? हमने कहा बुद्धि लब्धि को कितना मान लिया जाए? बुद्धि लब्धि को हम मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं? मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि को कितना माना? 100, क्योंकि 100 पर ही प्रतिशत निकलता है। तो सामान्य बुद्धि कितना होगा? 1, विशिष्ट बुद्धि, मतलब इसका मतलब ये हो गया 25:75। ही ना होगा? माने हर इंसान में 1:4 होता है।
और जो एक होता है ना, ये जन्मजात होता है। सामान्य बुद्धि क्या होता है? जन्मजात। अब विशिष्ट बुद्धि जो शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा होता है। मतलब सामान्य बुद्धि उस बुद्धि को कहते हैं जो व्यक्ति के जन्म से उसके पास होता है। कुछ ऐसा गुण है जो जन्मे सबके पास है। लेकिन आज के क्लास में भले ही बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन आप लोग आए हैं। कुछ बच्चे बोर भी हो रहे हैं कि बहुत लेट हो गए, लेकिन दो चार को बात ऐसा सीखे हैं जो पहले आप नहीं जानते थे। इस प्रशिक्षण, शिक्षण इसी को कहते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा जिस बुद्धि का आपके अंदर डेवलपमेंट हुआ है उस बुद्धि को क्या कहोगे? विशिष्ट बुद्धि। और जो बुद्धि जन्मजात है, जो मम्मी पापा से अपने सोसाइटी से लिए हैं, उसे क्या कहोगे? और सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि का अनुपात क्या होता है? अनुपात। और बुद्धि लब्धि को वैज्ञानिकों ने कितना माना? बुद्धि लब्धि के सिद्धांत कौन दिया? और तत्व के आधार पर बुद्धि के कई प्रकार हैं। इसमें पहला प्रकार हमने दिया एक तत्व सिद्धांत। दूसरा कौन दिया? तीसरा है बहुतत्व सिद्धांत। तीसरा कौन है? और बहुतत्व सिद्धांत दिया थर्स्टर्न। कौन दिया? इसको साइलेंट मोड में लगाइए। बहुतत्व सिद्धांत कौन दिया? थर्स्टर्न दिया। कौन दिया? और थर्स्टर्न ने कहा बुद्धि में एक दो नहीं अनेक योग्यता है। मतलब अनेक सारी योग्यताओं के समूह को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? और थर्स्टर्न के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व हैं? 8। देखने की योग्यता बुद्धि है, संख्या को पहचानने की योग्यता, मुंह से बोलने की योग्यता, चिंतन की योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता। माने बुद्धि में थर्स्टर्न के अनुसार क्या योग्यता है? चूंकि 8 से एक दूसरे ज्यादा हो गया, तो बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत कौन दिया? और थर्स्टर्न के अनुसार बुद्धि में कितने प्रकार की योग्यता है? 8 प्रकार की योग्यता है। बुद्धि का एक चौथा जो सिद्धांत है उसका नाम है समूह खंड सिद्धांत। समूह और बुद्धि का जो समूह खंड सिद्धांत है यह भी चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया था। चार्ल्स स्पियरमैन। बात यहाँ कुछ नहीं है, बात वही कहा। और चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि के कितने कारक बताए हैं? नहीं, गलत, 2 चर्चा पहले हो चुकी है। एक जी कारक, दूसरा एच कारक। जी फैक्टर और एस फैक्टर। बात वही है यहाँ, दूसरा कुछ बात नया नाम दे दिया समूह खंड। माने बुद्धि के कितने समूह हैं? कुछ ऐसा बुद्धि है जो जन्मजात होता है, कुछ ऐसा बुद्धि है जो शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत? एक और 5वां दिया कैटल का नाम बता दूं आपको। कैटल मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धि के बारे में कहा बुद्धि क्या है? तो सीखने की योग्यता है। क्या है? सीखने की योग्यता को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। और कैटल ने बुद्धि के बारे में कहा 16 को प्रकार का तत्व होता है। और इन्होंने स्पष्ट कहा कि विषय यदि छोटा है उसको आप जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन जो प्रश्न आपको जल्दी याद हो जाएगा उसको आप जल्दी भूलिएगा। आज जिस विषय को सीखने में आपको देर लगती है उस विषय को आप भूलते भी देर से। मतलब कैटल ने कहा कि उत्तर यदि छोटा हो तो याद क्या होता है? और उत्तर यदि बड़ा हो तो याद देर से होता है। लेकिन जो बात जल्दी सीखते हैं उसको हम जल्दी भूलते हैं, और जो बात हम देर से याद करते हैं उसको हम देर से भूलते हैं। गलत कि सही? जैसे काहे ऐसा होता है? जो जल्दी सीख लिए उसका चिन्ह हमारे दिमाग में नहीं बना, स्मृति चिन्ह नहीं बना, लेकिन जो बार बार पढ़े तो दिमाग और चिन्ह के साथ ले नहीं, चिन्ह मिट्टी में देर लगेगा ना। कैटल ने कहा था छोटा प्रश्न हो जल्दी याद होता है, जल्दी भूलते हैं। प्रश्न बड़ा हो भले ही देर से याद होता है, जल्दी भूलते, क्योंकि बड़ा प्रश्न को याद करने में कई बार अभ्यास करना पड़ता है। तो जिस पर बार बार अभ्यास किया है तो यादें चिन्ह बन गया है वो। जैसे कल का लोहा का हैंडल होता है, बार बार चलाते हैं, हाथ से छूते छूते चिकन हो गया, जल्दी से उजर हो जाता है, जबकि हाथ मुलायम है, लोहा बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा बुद्धि का कुछ अन्य सिद्धांत भी है, आज यहीं तक चर्चा होगी, बता दे रहा हूं। एक है समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का और सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत। और बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत को दिया किसने? तो लुईस थर्स्टर्न ने।
लुईस थर्स्टर ने दिया। और बुद्धि का त्रिविध बुद्धि सिद्धांत, एक और है त्रिविध, इसको त्रिपाचीय कहते हैं, त्रिपाचीय। और बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत दिया था हावर्ड गार्डनर, हावर्ड गार्डनर। उसके बाद बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, 8 में क्या होगा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। और बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया कौन था? तो जॉन गिलफोर्ड, हम इसे लिखते थे गिलफोर्ड ने दिया था। कौन दिया था? गिलफोर्ड ने दिया। उसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत, हमने कहा एक और है 9वां में बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या है? बहुबुद्धि का। और बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हावर्ड गार्डनर। हालांकि आपका नहीं है, आपका तो ये 5 कैटल तक ही चलता है। ये बुद्धि के प्रमुख क्या है? सिद्धांत की हम बात करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में, बुद्धि के सिद्धांत हो गया, बुद्धि के प्रकार, और बुद्धि टेस्ट कैसे होगा, बुद्धि का परीक्षण कैसे होगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। अगर आप बुद्धिमान हैं तो काहे, कोई तेज है तो क्यों है, इन सारे बातों की सूत्र बता देंगे। उस सूत्र की सहायता से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि की जांच कर लोगे कि वो बच्चा तेज बुद्धि का है कि कम बुद्धि का है।